गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसको समझेंगे भी। इससे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना उद्देशिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य पेश किए थे। उसका तात्पर्य यह है कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। तो एक उद्देश्य पेश करते हैं संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। जो प्रस्तावना का विचार है यह अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन बनता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारा देश का जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेख क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य करते हुए यह ख़त्म होता है लास्ट में जाकर 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया। अंगीकृत करते हैं या तो पारित करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और संविधान को लागू कब किया गया, संविधान को लागू कब किया गया है, 26 जनवरी 1950। प्रस्तावना को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, प्रस्तावना का स्वरूप क्या है? प्रस्तावना का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग से तात्पर्य है कि भारत की जो जनता है वह स्वतंत्र है। भारत की जनता के माध्यम से ही सरकार बनती है, सरकार अपना कार्य करती है। तो जो भारतीय हैं वह अब स्वतंत्र हैं, वह आंतरिक मामले और बाह्य मामले ले सकते हैं। यानी भारत की जो सरकार है वह आंतरिक मामला और बाह्य मामला कोई सा भी हो वह उस पर डिसीजन फाइनल ले सकती है। उसके ऊपर अब कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि जिससे परमिशन वह मांगे। वह हम लोग स्वतंत्र हैं, यानी कि भारत जो है वह स्वतंत्र है, वह कोई भी फैसला स्वतंत्र रूप से ले सकता है। तो वही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता अब स्वतंत्र है। यह स्वरूप है हमारे प्रस्तावना का। समाजवादी, यह शब्द तो पहले नहीं था। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो समाजवादी
पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों को सम्मिलित कर लिया गया। हालांकि समाजवादी शब्द पहले भी 1976 से पहले भी हमारे संविधान के अंतर लिखित है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर यह लिखित है, उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है समाजवादी का। चलो देखते हैं स्वरूप के रूप में समाजवादी। हमारे जो देश है इसमें समाजवादी है, समाजवाद है, कहने का मतलब कि कोई भेदभाव नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद है, और जो हमारे देश का लोकतांत्रिक समाजवाद है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखती है। तो ऐसा हमारा समाज है, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष अर्थ है कि भारत में पूरे धर्म, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म समान हैं। किसी भी एक धर्म का भारत वकालत नहीं करता। हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, सारे धर्म को समान मान्यता दी गई है। पंथ निरपेक्ष हमारा संविधान का स्वरूप है, प्रस्तावना का स्वरूप है। लोकतंत्रात्मक से अर्थ है कि हमारा जो देश है यह एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, उस चुनाव की प्रक्रिया से जो सदस्य चुन के संसद में जाते हैं वह एक विधेयक पास करते हैं या नियम कानून कोई बनाते हैं, जिसके माध्यम से हमारी देश का संचालन होता है। उसमें से प्रावधान है कि जो चुन के जाते हैं वह एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं अपने सदस्यों के बीच में से। तो यहाँ की जो व्यवस्था है वह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक हर नागरिक की उसमें भागीदारी है। हर नागरिक वोट देता है और उस माध्यम से सदस्य चुन के जाते हैं और एक सरकार का गठन होता है और उस माध्यम से हमारे देश का संचालन किया जाता है। तो ऐसे व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय है और संसद है, 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा है। तो यहाँ एक उस लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कहने का मतलब कि उस ढंग से हमारे देश का संचालन किया जाता है। गणराज्य से आशय यह है कि तानाशाह, एक शब्द होता है तानाशाही। कुछ ऐसी कंट्रियां जहां तानाशाही होती है और वंशानुगत वहां पे शासन चलता है। कहने का मतलब है कि उसका जो बेटा है उसके बाद वह सत्ता पे आता है, फिर वो शासन करता है, या तो कभी कभी तानाशाही के बल पे वहाँ की सत्ता अपने हाथ में हथियार लेते हैं और फिर वो शासन करते हैं। तो ये तो तानाशाही होगी। गणराज्य उस कंट्री को बोलते हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और निर्धारित है, 5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा और उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति बनते हैं। तो गणतंत्र से आशय है कि वैसे राष्ट्र जहाँ पर एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से कोई मुखिया या देश का संचालन जो करता है वह उसकी नियुक्ति
आम जनता के माध्यम से होती है, उसको गणतंत्र बोलते हैं। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? ये तो हमने स्वरूप देखा, और इसका उद्देश्य क्या है इसको देखेंगे। उद्देश्य न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीति न्याय। सामाजिक न्याय से यह अर्थ है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे देश के अंदर नहीं है। कहने का मतलब है कि कहीं लिंग के आधार पे, कहीं जात के आधार पे किसी प्रकार का उनके साथ अन्याय नहीं है। सामाजिक स्तर पे कोई भेदभाव नहीं है। कहीं मतदान देने की नौबत आती तो सबको समान अधिकार है, जिसकी उम्र है वह 18 साल वो भी दे सकता है। ये नहीं है कि कोई लिंग के आधार पर उनसे भेदभाव है या तो जात के आधार पर भेदभाव है। तो एक सामाजिक न्याय सबके साथ बराबर है, पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि कहने का मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है तो उसके लिए कोई अलग से नियम कानून है। उसके लिए भी वही कानून है जो एक गरीब आदमी है, एक गरीब व्यक्ति है और एक धनी व्यक्ति है। और आर्थिक असमानता को दूर करने की भी पहल की जाती है। इसके संदर्भ में यह भी बात कही जाती है। और एक राजनीतिक न्याय, कोई भी भारत का नागरिक हो, वो किसी भी जात का क्यों न हो, वह राजनीति में अपनी भागीदारी कर सकता है, वह अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकता है। तो न्याय के हिसाब से हमें 3 पहलू देखने को यहाँ पे मिलता है: आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, हर नागरिक भारत में स्वतंत्र है। वह कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी फिर सकता है। एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य में वह जा सकता है। वहाँ पे अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई सा भी नौकरी वह कर सकता है। अपनी वह बात रख सकता है, वह स्वतंत्र है। अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट अपील कर सकता है। हाँ, राष्ट्र के को लेकर कोई उसके द्वारा कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कुछ रूल है, कुछ नियम है, उस नागरिक को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। बाकी वो स्वतंत्र है, कहीं पे जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, अपने हक के लिए कहीं भी बोल सकता है और बात रख सकता है। हर नागरिक का भारत में स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। समता, समानता, भारत में हर नागरिक को समान रूप से जीने का अधिकार है। लिंग, जाति, भेदभाव सबको बराबर की संज्ञा दी गई है। हर नागरिक समान है, बराबर है। इस समानता को लाने के लिए, असमानता को दूर करने के लिए अस्पृश्यता का अंत किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। उपाधियों का अंत किया गया। कहने का मतलब जो अंग्रेज़ थे कुछ उपाधियाँ दिए थे, उनको अंत किया गया। तो भारत में समानता को वैल्यू दी जाती है। व्यक्ति की गरिमा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। व्यक्ति की गरिमा मौलिक अधिकार में हमारे को, पूरे भारत के नागरिक को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार देता है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, तो वही है, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता। हमारे देश में क्या है? अनेक धर्म हैं,
अनेक जाति हैं, अनेक भाषा हैं, अनेक संस्कृति हैं, अनेक कहने का मतलब भौगोलिक विविधता है। तो हमारा अगर देखा जाए तो एक राष्ट्र जो है अनेकता में एकता है, यहाँ पर यह देखने को हमें मिलती है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता देखने को मिलता है। बंधुता, हमारे देश में बंधुता भाईचारे से रहने का उद्देश्य प्रस्तावना देती है कि हमारा जो कंट्री है, देश है, यहाँ पे लोग भाईचारे से रहते हैं। हमने देखा प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है और प्रस्तावना का उद्देश्य कैसा है। और प्रस्तावना जो है, कुछ विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने अपनी राय प्रस्तावना के ऊपर दिया है। तो वह राय क्या क्या दिए हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं उन्होंने प्रस्तावना के ऊपर अपने राय दिए हैं, वह क्या क्या दिए हैं। चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कुंजी है। हालांकि क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है किसी, इनका नाम तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह ज़रूर देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान को आत्मा की संज्ञा किसे कहा गया है। भारतीय संविधान को आत्मा की संज्ञा किसे कहा गया है, आत्मा की संज्ञा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान को आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को कहते हैं। एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इनकी भाषा में संविधान की जो आत्मा की संज्ञा दी गई है, इनकी भाषा में ये दिए हैं, बताए हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह संविधान की आत्मा है। अगर क्वेश्चन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम जिक्र होता है तो वहाँ पे आंसर आर्टिकल 32 होगा, या तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। किसी विशेषज्ञ के नाम के बगैर अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि संविधान को आत्मा की संज्ञा किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। एक विशेषज्ञ हैं एन पालकीवाला ने संविधान को प्रस्तावना का परिचय पत्र कहा है। एक विशेषज्ञ हैं अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है प्रस्तावना, हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है प्रस्तावना, कि भविष्य में कितना बेहतर हमारा संविधान होगा, कितना बेहतर होगा। तो इनका था, अल्लादीन कृष्णा स्वामी ने अपने भाषा में कहा कि हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस पे कुछ विवाद हुए प्रस्तावना को लेकर और उसके स्वरूप बदले। पहले सुप्रीम कोर्ट का
राय आती है, सुप्रीम कोर्ट अपना राय देता है कि प्रस्तावना सिर्फ एक सजावट के रूप में है, अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, संविधान के ऊपरी पन्ने पे लिखा हुआ अच्छे विचार हैं, जो संविधान के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, जो लोग इस संविधान को बनाया, उनके विचार इसमें झलकता है। यह एक सजावट के रूप में है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की राय आती कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो इसमें कुछ विवाद हुए, कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेरुवाड़ी संघवाद 1960, बेरुवाड़ी संघवाद 1960। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो दो भागों में बंट गया देश। जब दो भागों में देश हमारा बंट जाता है तो सीमाएं जो होती हैं वह आगे पीछे होती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ सीमाएं इस तरह से बन रही थी भारत और पाकिस्तान से। अब अगर सीमा सुरक्षा की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की बात आती है, एक दूसरे देश के बीच में सुरक्षा की अगर बात आती है तो हमें इसके ऊपर अपने सुरक्षा बल तैनात करने पड़ेंगे। और सुरक्षा बल अगर तैनात करने पड़ेंगे तो हमें हर मोर्चे पे अपनी सेना लगानी पड़ेगी। अगर सीमाएं सीधी होती तो हमारे को सुरक्षा बल कम लगाने पड़ते। अगर सीमाएं कुछ, हमारी जो सीमा है कुछ पाकिस्तान में घुसी है, पाकिस्तान की सीमा कुछ हमारे देश में घुसी है, तो हमारे सुरक्षा बल ज़्यादा से ज़्यादा तैनात करने पड़ेंगे। तो इन दोनों देशों ने क्या किया कि एक समझौता किया कि ऐसा क्यों ना हम कर लेते हैं कि जो सीमाएं आपके अंदर हैं, यानी कि भारत की जो सीमाएं पाकिस्तान के अंदर घुसी हैं और पाकिस्तान की सीमाएं जो भारत के अंदर घुसी हैं, इनको हम आपसी समझौता करके ज़मीनें आपस में आदान प्रदान कर लें। जो उनकी ज़मीनें हमारे अगर सहूलियत से हमारे अंडर आ रही हैं तो उसको हम ले लें। जो हम कहने का मतलब हम नहीं, सॉरी, सरकार के मतलब वैसे विचार थे उनके। अब पाकिस्तान के जो हैं वो पाकिस्तान को दे दी जाए। अच्छा, समझौता तो कर ली, लेकिन आसान भी इतना नहीं है। उस समय एक विपक्ष में स्वतंत्र पार्टी थी। स्वतंत्र पार्टी जो थी वह इसका विरोध किया, खुलेआम विरोध किया और एक आंदोलन देश में चला दिया। आंदोलन ये देश में चलाई, कहने का मतलब कि हम हमारे देश की जो अभी हमने पढ़ा था राष्ट्र की एकता, अखंडता, हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के बल पे जो संविधान की प्रस्तावना में जिसका जिक्र किया गया, हम अपनी 1 इंच ज़मीन दूसरे देश को क्यों दें? नहीं, यह तो गलत है, हम तो इसके पक्षधर नहीं हैं। अब पूरे देश में आंदोलन का एक माहौल पैदा कर दिए। अच्छा, सरकार, उस समय सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। यह क्या सोचे कि नहीं, अपने सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा यानी सैनिकों की बचत के लिए ठीक तरह से सीमाएं बन जाए, उसके लिए ये क्या सोचे कि कुछ सीमाएं आदान प्रदान कर दी जाए। हाँ, लेकिन वहाँ एक बात सच्चाई यह थी कि जो हिस्सा हम लोग पाकिस्तान को दे रहे थे वह हिस्सा बड़ा था हमारे से। हम लोग उसको तो ज़्यादा हिस्से दे रहे थे और उनसे हम कम हिस्से ले रहे थे। तो जब विरोध की आवाज़ उठने लगी तो सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति जी का क्या करते हैं, 2 प्रावधान थे। एक तो आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत सामान्य विधेयक बनाकर आप संशोधन कर सकते हो, या तो कोई जटिल विषय है तो आर्टिकल 368, इस आर्टिकल के तहत, इस अनुच्छेद के तहत आप विधेयक, कहने का मतलब संविधान में संशोधन करके कोई विधेयक, कोई विधि बनाकर आप ज़मीन का आदान प्रदान कर सकते हो।
तो राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट से राय मांगते हैं। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय जी सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट राय राष्ट्रपति महोदय जी को दे सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति जी, वो माने या तो ना माने। हाँ, सुप्रीम कोर्ट राय दे या ना दे वह भी बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि वो अपना राय दे। अच्छा, राष्ट्रपति जी महोदय ऐसे तो नहीं राय मांगते, या मंत्रिमंडल की राय से वो राय मांगते हैं। यानी जो भारत की मंत्रिमंडल थी उस समय, उन्होंने राय दिया, उनसे विचार विमर्श किए और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति महोदय जी से, तो क्या करते हैं फिर राष्ट्रपति महोदय जी सुप्रीम कोर्ट से राय मांगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपना बयान क्या देते हैं, बोलते हैं कि आप इस आर्टिकल 3 से तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप संविधान में संशोधन कर देते हैं अगर 368 अनुच्छेद के तहत, या तो दोनों में कर लो, इसके करने से तो नहीं होगा, 3 से करने से नहीं होगा। हाँ, 368 के माध्यम से अगर संविधान में आप संशोधन करके ज़मीनों का आदान प्रदान आप कर सकते हैं। वहाँ बात क्या आती है, जो सरकार के सपोर्टिंग वकील थे उन्होंने प्रस्तावना का दलील दी, प्रस्तावना को लेकर उन्होंने अपनी दलीलें दी। दलीलें क्या दी सरकार के सपोर्ट में लेकर? प्रस्तावना में लिखा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसको कह लें संप्रभुता, या इसको संप्रभुता भी कह लें, या तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह लें। प्रस्तावना में यह जिक्र किया गया है कि हम स्वतंत्र हैं, आंतरिक मामले और बाह्य मामले दोनों में हम स्वतंत्र रूप से अब निर्णय ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब भारत सरकार की जो भारत सरकार है वह स्वतंत्र है। सरकार बनी कैसे? आम जनता के माध्यम से बनी है। अगर देखा जाए तो जो सरकार की पावर वो कहाँ से है? जनता के माध्यम से होती है। सरकार जनता चुनती है और उसमें लिखित है कि वह स्वतंत्र हैं, कि आंतरिक और बाह्य मामलों में वह निर्णय ले सकते हैं। तो जो वकील सरकार के सपोर्टिंग थे उन्होंने दलीलें दी कि जब प्रस्तावना में यह चीज़ लिखा गया है कि सरकार स्वतंत्र है तो वह ज़मीनों का आदान प्रदान कर सकती हैं। अच्छा, जो विपक्ष के वकील थे उन्होंने प्रस्तावना के इस शब्द को उठाया, राष्ट्र की एकता अखंडता। उन्होंने राष्ट्र की एकता की बात की। वो बोले कि संविधान में यह चीज़ भी तो लिखा है कि राष्ट्र की एकता अखंडता। अगर राष्ट्र की एकता अखंडता एक है तो कहने का मतलब कि हम अपनी ज़मीनें दूसरों को क्यों दें? सरकार के सपोर्टिंग वकील और सरकार के विपक्ष के जो वकील थे उन्होंने प्रस्तावना के इन दोनों शब्दों को लेकर काफ़ी गर्मा गर्म बहस की और लास्ट में 7 जजों की बेंच, बेरूबाड़ी संघवाद में 7 जजों की बेंच अपना फैसला सुनाती है, अपना फैसला सुनाते हैं। क्या फैसला सुनाते हैं? कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है कि बेरूबाड़ी संघवाद में क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 7 जजों के बेंचों ने अपना राय दी, अपनी राय रखी इन्होंने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद क्या होता है, 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? पहले संविधान संशोधन में 1951 पहला संविधान संशोधन होता है। होता क्या है? 9वीं अनुसूची यहाँ जुड़ती है, 9 शेड्यूल।
9वीं अनुसूची। 9 शेड्यूल में क्या करते हैं सरकार, क्या करती है सरकार? ऐसे मामलों को डालती है जिस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायिक जांच नहीं कर सकता। और 1951 में भूमि सुधार बिल लेके आती है सरकार। क्या लेके आती है? भूमि सुधार बिल 1951 में। और इसी समय क्या करते हैं? 9वीं अनुसूची संशोधन करते हैं। 9वीं अनुसूची बनाते हैं 1951 में। और भूमि सुधार बिल लेकर आते हैं। भूमि सुधार बिल लेकर आते क्यों सरकार? इसलिए लेकर आती है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी और कुछ लोगों के पास ज़मीनें थी ही नहीं। तो यह क्या करते हैं कि वो ज़मीन निर्धारित कर देते हैं कि एक व्यक्ति के पास निर्धारित इतनी ही ज़मीनें होंगी, अब बाकी उनकी ज़मीनें छीन लेते थे और वह ज़मीनें क्या करते थे? गरीबों को बांट देते थे। अच्छा, उस विषय को उठा के 9वीं अनुसूची में डाल दिए भूमि सुधार बिल को। तो यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते। हाँ, उस समय जिनके पास ज़मीनें थी उन्होंने एक बात को लेकर ज़रूर विरोध किया। वो बात क्या थी? वो बात थी संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार में अभी तो निकाल दिए संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। तो बोले कि एक तरह सरकार हमारे को मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी देती है और संपत्ति भी छीन ले रही है। तो फिर क्या करते हैं? ये संशोधन करके मौलिक संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि फिर 9 शेड्यूल में डाल देते हैं। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक जांच कर ही नहीं सकता। एक मामला आता है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। यह मामला बहुत ही पॉपुलर मामला है। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में। इसमें क्या है? केशवानंद भारती हैं कौन? यह एक साधु संत हैं केरल के और यह मठ चलाते हैं और इनके पास बहुत ज़मीन थी। 1973 में केरल भूमि सुधार बिल आता है, केरल सरकार लेकर आती है। 29वां संविधान संशोधन होता है। 29वां संविधान संशोधन के माध्यम से केरल सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करती है और केरल भूमि सुधार बिल को उठाकर 9वीं अनुसूची में सरकार डाल देती है। क्या करते हैं? 9वीं अनुसूची में उठा के केरल भूमि सुधार बिल को डाल देते हैं। अब केरल भूमि सुधार बिल को उठा के 9वीं सूची में डाल देते हैं। अब केशवानंद भारती क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि न्यायिक जांच का अधिकार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। केशवानंद भारती क्या करते हैं? यह केस करते हैं। यह अपने संपत्ति को लेकर केस नहीं करते हैं। यह केस क्या करते हैं? आओ देखते हैं। केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं। क्या संसद को इतनी शक्ति है कि वह सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को छीन ले? इसमें क्या था? सरकार क्या कर रही थी? सरकार अपने हिसाब से विधेयक बनाई, विधि बनाई। अगर उस विधि पे चाह रही कि नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पे न्यायिक जांच ना करे, तो उसको उठा के 9 शेड्यूल में डाल दो। तो केशवानंद भारती ने प्रश्न उठाया, उन्होंने अपनी याचिका दायर की, क्या संसद को इतनी पावर है, सरकार को इतनी पावर है? संसद के माध्यम से कोई विधेयक बनता है? क्या संसद को पावर है कि वह सुप्रीम कोर्ट के शक्ति को छीन ले? 13 जजों की बेंच बैठती है। कितने की बैठती है? 13 जजों की बेंच बैठती है। सबसे बड़ी बेंच आज तक बैठी है। वह देखते हैं
कि जो यह संविधान है, कहने का मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें इतनी चीज़ें लिखी गई हैं, उल्लेख की गई हैं, अगर ये संसद के पावर को सीमित कर सकती है, संसद के शक्ति को सीमित कर सकती है, तो वह प्रस्तावना ही सीमित कर सकती है। अच्छा, प्रस्तावना संविधान का भाग क्यों नहीं होगा? जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जब सारे आर्टिकल पारित किए गए, सारे भाग पारित किए गए, तो उसी समय संविधान की प्रस्तावना को भी तो पारित किया गया। तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान का भाग क्यों नहीं माना जाए? अगर संसद की शक्ति को कोई सीमित कर सकता है, तो जो इसमें मूल इसका ढांचा है, संविधान में का जो प्रस्तावना है, इसका जो मूल ढांचा है, यही संसद की शक्ति को सीमित कर सकती है। 13 जजों के बेंच ने अपनी राय दी, अपना डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का भाग प्रस्तावना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, प्रस्तावना के अंदर जो उल्लेख किया गया है, उसके माध्यम से उसके प्रस्तावना के अंदर जो चीज़ उल्लेख किया गया है, उसको लेकर भारत का कोई नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। प्रस्तावना संसद को ना तो शक्ति दे रही है, ना तो शक्ति छीन रही है। हाँ, उन्होंने एक चीज़ और अपना निर्णय दिया, बोला कि संविधान का जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना को सिर्फ संशोधन इसमें किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद 1973 में यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जो आज तक माना जाता है। हाँ, इसके मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि अगर संसद को अगर सीमित करता है, उनके शक्तियों को सीमित करता है, तो यह संविधान में जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना ही संसद की शक्तियों को सीमित करता है। इसके बाद क्या होता है कि बदलाव किया जाता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जाता है। 1975 में क्या होता है, हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहती हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, कई संशोधन इन्होंने किए, अब कुछ अपने हिसाब से संशोधन इन्होंने किया। उसमें इन्होंने प्रस्तावना में भी संशोधन किया, और प्रस्तावना में 3 शब्द उन्होंने जुड़वाए। प्रस्तावना में उस समय 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अक्सर आपको क्वेश्चन में यह देखने को मिलता है, अक्सर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं देखने को यह मिलेगा। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता प्रस्तावना में जोड़ा गया। अभी तक सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, 1976 में। आप लोगों को मैं प्रस्तावना से जो संबंधित कुछ चीज़ें थी वह समझा दिया, कि आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। क्योंकि बेरूबाड़ी संघवाद से ये नहीं सोचना कि बेरूबाड़ी है क्या चीज़। बेरूबाड़ी जो है यह बांग्लादेश में एक जगह का नाम है। हालांकि उस समय क्या था कि वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो सीमाओं का जो मैं बता रहा हूँ आदान प्रदान, तो उसी समय की बात है। तो बेरूबाड़ी एक जगह का नाम है। तो बेरूबाड़ी
संघवाद 1960, केशवानंद भारती 1973। ये मामला दोनों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रस्तावना को जहाँ से क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है, आपको तकरीबन सब कुछ मैं कवर कर दिया, आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।